जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में गेम इंजन्स के बारे में बात की थी और ये भी बताया था कि आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा गेम इंजन बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको गेम इंजन्स के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी आपको पता ही है कि जब हम गेम इंजन्स में गेम बना रहे होते हैं तो ये गेम इंजन्स किस पे चलते हैं? कंप्यूटर पे। एंड कंप्यूटर कैसे काम करता है क्या ये पता है आप? क्योंकि जब हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं या फिर मान लिया गेम इंजन चलाते हैं तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर एग्जीक्यूट कैसे करता है आपको ये समझना भी जरूरी है। ये कोड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये एप्लीकेशंस कैसे रन होती है, क्योंकि अगर आपको एक बार इस चीज की नॉलेज हो जाएगी तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करना है और एफिशिएंसी के साथ कैसे गेम्स बनाने हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ एंड आज के इस वीडियो में कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में ज्यादा समझेंगे कि ये जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के अंदर ये काम कैसे करते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट एंड प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए थोड़ा डेप्थ से समझते हैं कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में और ये पार्ट्स मिलकर के कैसे कंप्यूटर को चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आप गेम डेवलपमेंट के ज्यादातर काम कंप्यूटर पे ही करोगे तो इसलिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है, और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस डिवाइस में काम कर रहे हो वो आखिर काम कैसे करती है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक एक करके तीनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे कि ये तीनों आखिर हैं क्या। आप स्क्रीन में भी देख सकते हो एक स्ट्रक्चर है जहां पर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीयू, एएलयू एंड इंटरनल मेमोरी। और इस सीपीयू की पर्सनल स्टोरेज को हम सीपीयू कैश भी कहते हैं। इन सभी के बारे में तो हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। बाकी ये समझते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है मेन मेमोरी यानी रैम और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज यानी रोम। और इनपुट आउटपुट सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट इनपुट यूनिट एंड सेकंड आउटपुट यूनिट। बाकी ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो इसको अपने दिमाग में रखना ताकि चीजें आपको वीडियो में और अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि कंप्यूटर किन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये सभी एक साथ सिंक्रोनाइज होकर के एक टास्क को कैसे कंप्लीट करते हैं और हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग रोल होता है। अब हम पहले देखे हुए सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक रियल लाइफ इंसिडेंट लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट का यूज करके कैसे उस टास्क को पूरा करता है। तो सबसे पहले सीपीयू को समझते हैं। एंड आपने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पर ये सीपीयू ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से सब इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो सीपीयू होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीयू, एएलयू और सीपीयू कैसे। तो ये जो सीयू होता है ना, इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और यही सीपीयू का ब्रेन होता है। और यहीं पे सारे मैनेजमेंट वाले टास्क देखे जाते हैं कि जैसे कोई इनपुट मिला है तो अब उसका क्या करना है, और ये कंट्रोल यूनिट ही कंपोनेंट्स की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो सीयू ही कंट्रोल करता है सीपीयू में। फिर आता है एएलयू जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये सारे कैलकुलेशंस और लॉजिक बेस्ड टास्क कंप्लीट करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब चेक करना कि कोई नंबर किसी नंबर के इक्वल है या फिर नहीं है। बाकी जो हमारी सीपीयू की कैश मेमोरी है उसके अंदर वो सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि सीयू और एएलयू को जल्दी से चाहिए रहती है। और जो ये कैश मेमोरी है इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ केबीज और एमबीज में ही होती है, बट इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और ये बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफर करती है। बाकी हमारे पास स्टोरेज में तो रैम एंड रोम भी रहती है। तो आप पूछोगे सीपीयू इसका यूज क्यों नहीं करता? सीपीयू इसका यूज करता है, बट यहाँ पर जो चीजें उसे तुरंत चाहिए रहती है तो उनको वो टेम्परेरी स्टोरेज की तरह इस कैशे में सेव कर लेता है, जिससे वो किसी भी टास्क को और जल्दी कर पाता है और इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी आप तीनों कंपोनेंट के बारे में जान गए होंगे, बट अब सीपीयू को रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सीपीयू को एक ऑफिस मान लेते हैं जहाँ सीयू एक ऑफिस मैनेजर है, एएलयू बाकी एम्प्लॉइज है और सीपीयू कैसे वो टूल है जिसे एम्प्लॉइज फ्रिक्वेंटली अपने काम को करने के लिए यूज करते हैं। तो मानो ऑफिस को ईयर की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करनी है जिसका उसे एक टास्क मिला है, तो सीयू यानी कि जो मैनेजर है वो मेन टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन करेगा, जैसे फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करना, कैलकुलेशंस करना, और वो फिर सभी एम्प्लॉइज यानी एएलयू को टास्क असाइन करेगा। फिर एएलयू यानी एम्प्लॉइज उस टास्क को पूरा करेंगे और मैनेजर को देंगे। फिर मैनेजर यानी सीयू चेक करता है कि ये सभी टास्क कंप्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो अब आप पूछोगे कि सीपीयू कैसे का इसमें क्या रोल है, तो इसे आप समझ सकते हो कि एक पेन एंड पेपर की तरह है जो कि एम्प्लॉइज के इसको काम करने में हेल्प कर रहा है। तो अब समझते हैं मेमोरीज के बारे में। तो कंप्यूटर में मेमोरीज 2 टाइप की होती है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी हमारे कंप्यूटर की रैम होती है और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो एसएसडी होती है या फिर हार्ड डिस्क की स्टोरेज होती है। बाकी आप में से कई सारे लोग तो इन स्टोरेजेस के बारे में जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो रैम होती है ना वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपके पीसी या फिर कोई मोबाइल में आपके पास एक कोई गेम या फिर ऐप
इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही आप उसे ओपन करते हो आपका जो वो डेटा होता है वो रैम में चला जाता है और जब तक वो एप्लीकेशन या फिर गेम चलता रहता है रैम से यहाँ पर वो डेटा लेता रहता है एंड उसको चलाता रहता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर में चल रही हो तो वो मेनली हमारे रैम में चल रही होती है। एंड जैसे ही आप देखते हो कि कभी कभी कंप्यूटर एकदम से जब ऑफ होता है तो आपने यहाँ पर जो काम किया रहता है वो भी गायब हो जाता है क्योंकि वो काम आपके उस टाइम पे रैम पे हो रहा होता है। एंड जैसे ही अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो सारा काम पावर ऑफ होने के साथ साथ इरेज हो जाता है। तभी जो बड़े गेम्स होते हैं, बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, वो ज्यादा रैम वाली डिवाइसेस में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है क्योंकि रैम की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है। बट इसमें ये है कि आप इसमें कम डेटा स्टोर कर सकते हो तो रन टाइम जो डेटा होता है वो इसमें स्टोर होता है। वहीं आप SSD या हार्ड डिस्क में टेराबाइट्स में या फिर गीगाबाइट्स में बहुत सारा डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो रैम जो है ना वो एक फाइटर जेट की इतनी स्पीड से चलता है और वहीं SSD एक टॉर्टोइस की स्पीड के बराबर। तो आप समझ सकते हो कि दोनों की स्पीड में कितना ज्यादा डिफरेंस। तो स्टार्टिंग में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होते हैं एंड जब भी कोई एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं उसका सारा इसेंशियल डेटा रैम में आ जाता है और फिर CPU किसी भी टास्क को जल्दी से परफॉर्म करने के लिए उसी रैम से डेटा को यूज करता रहता है। बाकी हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिन पे हम इनपुट देते हैं एंड कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं। तो इनपुट यूनिट में जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो ये सभी आपका इनपुट लेकर के CPU को देते हैं एंड CPU इस टास्क को परफॉर्म करके जो आउटपुट डिवाइसेस होता है जैसे कि मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गया, इन सभी के थ्रू हमें आउटपुट देते हैं। बाकी आपको कंप्यूटर की इनपुट्स, माउस, माइक्रोफोन, इन सभी के बारे में तो नॉलेज होगा ही। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आखिर काम कैसे करता है। तो चलो अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करके एक टास्क को कंप्लीट करता है। तो मानो आप एक गेम खेल रहे हो एंड आपको कीबोर्ड में स्पेस की बटन को प्रेस करना है और जैसे ही आप स्पेस की बटन प्रेस करते हो आपका कैरेक्टर जंप करता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि कंप्यूटर को कैसे पता कि स्पेस बटन प्रेस करने पर कैरेक्टर को जंप करवाना है। तो कंप्यूटर जो है ना वो बैकएंड में सारी चीजें प्रोसेस करता है। जब आप स्पेस की प्रेस करते हो तब यहाँ पर जो कंप्यूटर है तो वो की इंफॉर्मेशन के साथ उसके प्रेस होने की कमांड भी भेजता है और ये जो इन्फो है ये इनपुट बफर में जाके स्टोर होती है एंड CPU बाकी सारे काम रोक करके इस कमांड को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और वो चेक करता है कि स्क्रीन में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है क्योंकि अभी तो स्क्रीन में गेम चल रही है। तो रैम में जाकर चेक करता है कि स्पेस बटन प्रेस करने पर क्या करना है और फिर CPU को वही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड वो कैलकुलेशन करता है जैसे कि जो हमारा प्लेयर है वो जंप कर सकता है या फिर नहीं। LU के थ्रू वो सभी चीजों को कैलकुलेट करता है और फिर जो भी रिजल्ट आता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में दिख जाता है। जैसा कि हमारा कैरेक्टर अगर जंप होता है तो हमें मॉनिटर में दिखता है एंड उसका साउंड इफेक्ट स्पीकर में सुनाई देता है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो ज्यादातर हम लोगों ने हार्डवेयर डिवाइसेस एंड उनके टास्क के बारे में बात करी, लेकिन इन सब में आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग कहाँ आती है। तो जो प्रोग्रामर्स के लिखे हुए कोड होते हैं ना वो मेमोरी में स्टोर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं कि जंप बटन प्रेस करेगा तो आखिर कंप्यूटर को क्या करना चाहिए। तो वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वही यहाँ पर जो एप्लीकेशन एंड गेम्स का बिहेवियर है उसको डिसाइड करता है और वही हमें दिखता है एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसी को चेंज कर सकते। आप इनपुट दे सकते हो कि ये बटन प्रेस करने पे ये होना चाहिए या फिर ये सिस्टम ऐसे यहाँ पर वर्क करना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप ये सभी चीजों कर सकते हो और इसी को समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये प्रोग्राम्स कैसे वर्क करते हैं और फ्यूचर में तो हम ऐसे ही प्रोग्राम सीखने वाले हैं, साथ में गेम्स वगैरह भी बनाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड अगर आपने अभी पुराने वीडियोस नहीं देखे उनको भी देख लेना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।